नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल संस्कृति विद्या अकेडमी में। प्यारे साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं कोशिका और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको फिनिश करेंगे। तो वीडियो को अंत तक बने रहिए और वीडियो का आनंद लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और ये हमारा है सोशल मीडिया लिंक्स, तो आप इससे जुड़ सकते हैं और आपको यहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे। तो यहाँ जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ जाएंगे। चलिए अब हम मेन मुद्दे पे आ जाते हैं। चलिए अब हम यहाँ समझते हैं कोशिका के बारे में कि कोशिका क्या होता है। इससे पहले हम शॉर्ट वीडियो बना के डाले हैं, उसको नहीं देखे हैं, तो हम यहाँ एकदम बेसिक से आपको समझा रहे हैं। चलिए तो सबसे पहले समझते हैं कोशिका। कोशिका यानी जीवन की आधारभूत इकाई है ना। क्या होता है कोशिका, किसे कहते हैं, यह सब समझेंगे पूरा जीरो से लेकर के एकदम अंत तक। ठीक है। बताया जाता है कि कोशिका को जीवन की सबसे छोटी इकाई माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे छोटी इकाई माना जाता है। जीवन के यानी लाइफ का सबसे छोटा इकाई माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इसको इसी से हमारा कोशिका से ही क्या होता है, जीवन का निर्माण होता है, यानी एक लाइफ का निर्माण होता है, एक जीव का निर्माण होता है, ऐसे मान सकते हैं। समझे कि नहीं? है ना। जैसे कोई मकान ईंटों से बनता है, उसी तरह जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है ना। समझ में आ रही बात ना। जैसे कोई मकान बनाना है तो क्या बनता है, ईंट से क्या बनता है, मकान बनता है। उसी तरीके से शरीर को बनाने के लिए क्या चाहिए, कोशिका चाहिए, है ना। समझ में आया। इसी कारण कोशिका को जीवन की आधारभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई माना जाता है ना। मतलब ये जो क्या करता है, जीवों का शरीर का निर्माण करता है, इसी के कारण कोशिका को हम क्या कहते हैं, जीवन की आधारभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई कहते हैं। बात समझ में आ गया आपको, है ना। आगे समझते हैं। कह रहा है कि कोशिका एक छोटे डिब्बे जैसी रचना होती है जो जो द्रव पदार्थ से क्या होता है, भरा होता है ना। क्या बोला कि कोशिका एक छोटे डिब्बे जैसी होती है। कोशिका क्या होती है, एक छोटे डिब्बे जैसा होता है और इसमें क्या होता है, द्रव भरा होता है। क्या होता है, द्रव भरा होता है। बात समझ में आ गया। और इस द्रव के कई प्रकार के क्या होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं। क्या होते हैं, रासायनिक तत्व होते हैं। और क्या बोला है, और यौगिक पाए जाते हैं। जैसे पाए जाते हैं कोशिका के चारों ओर एक पतली झिल्ली होती है। क्या होती है, कोशिका के चारों ओर क्या होता है, एक पतली झिल्ली होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली। यानी कोशिका के चारों तरफ क्या होता है, पतला को झिल्ली होता है, मतलब उसके चारों तरफ, उसको हम क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं, पतली झिल्ली को क्या कहेंगे, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। यह झिल्ली क्या कहता है, कोशिका से क्या होता है, बाहर से, कोशिका को बाहर से क्या करता है, ढक कर रखता है। कोशिका को क्या करता है, ढक करके रखता है ना। और क्या करता है उसके बाद, और अंदर बाहर जाने वाले पदार्थ को नियंत्रित करता है। कोई अगर अंदर बाहर अगर कोई पदार्थ जाता है तो उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है ना। ये कौन, ये जो होता है कोशिका झिल्ली जो होता है, कोशिका जो झिल्ली होता है वो क्या करता है, कोई भी पदार्थ को, अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। इसका ये काम है कोशिका झिल्ली का, है ना। कोशिका के बीच में एक गोल भाग होता है। कोशिका के बीच में क्या होता है, एक गोल भाग होता है जिसे केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक या उसका दूसरा नाम नाभिक है ना। नाभिक क्या होता है, कोशिका के बीच में एक गोल भाग होता है जिसे हम केंद्रक या नाभिक कहते हैं, है ना, जिसको इंग्लिश में कहा जाता है न्यूक्लियस। ठीक है। नाभिक कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, यानी जो केंद्रक होता है कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण, सबसे इंपॉर्टेंट भाग है, क्योंकि यह कोशिका की सभी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित करता है ना। जो केंद्रक होता है, जो नाभिक होता है, क्या कहता है, जो भी कोशिका में क्रिया होता है उसको क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। कौन, केंद्रक या नाभिक, है ना। इसलिए इसको क्या कहते हैं, जो केंद्रक को, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। किसको, केंद्रक को, है या नाभिक को बोल सकते हैं। इसको नियंत्रण केंद्र कहा जाता है। ठीक है। कुछ जीव केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जिसको क्या कहते हैं, एक कोशिकीय होते हैं। जो होते हैं, जो जिसका एक बोलता है, सिंगल सेल से बना होता है, उसको क्या बोलते हैं, तो एक कोशिकीय जीव कहते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशियम है, क्या है, एक कोशिकीय जीव है। क्या है, एक कोशिकीय, अमीबा और पैरामीशियम, है ना। इसमें एक कोशिका पाया जाता है, सिंगल सेल। इसमें डिटेल से समझेंगे तो इसमें यही आएगा कि जो एक कोशिका का बना होता है, जिसका शरीर मतलब सिंगल सेल कहने का मतलब कि कोशिका का एक ही भाग होता है ना, एक होता है। ठीक है। वही मनुष्य और जो क्या होते हैं, अन्य बड़े जीव जो होते हैं, उसमें बहुत सारा कोशिका पाया जाता है, मतलब असंख्य कोशिकाएं पाई जाता है। असंख्य कोशिकाओं से उसके शरीर बना होता है। जैसे कोई आदमी है तो उसको बहुत सारा कोशिका मिल करके बना है ना। हजारों, लाखों, करोड़ों में होता है कोशिका मनुष्य के शरीर में, है ना।
तो इसे क्या कहते हैं, जिसमें बहुत सारा कोशिका होता है उसको कहते हैं बहुकोशिकीय। क्या कहा जाता है, बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार कोशिका जीवन की सबसे क्या बुनियादी इकाई है ना। कोशिका अगर होगा तो किसी भी जीव का निर्माण नहीं होगा, चाहे वो सिंगल सेल का कोशिका हो, चाहे फिर वो डबल मतलब बहुकोशिकीय हो, है ना। तो किसी भी जीव को निर्माण के लिए क्या चाहिए, कोशिका चाहिए। कोशिका के कारण क्या होता है, किसी भी जीव का निर्माण होता है। बिना कोशिकाओं को कोई भी जीवित प्राणी या अस्तित्व संभव नहीं है ना। बात समझ में आ गया। तो ये है यानी कोशिका से ही शरीर का निर्माण होता है। कोशिका से क्या बनता है, उत्तक, उत्तक से। प्यारे साथियों समझ में आया, यहाँ तक आपको क्लियर है। तो शरीर का निर्माण कैसे होता है, यहाँ पे समझिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे कोशिका यानी सेल होता है, सेल के बाद बनता है उत्तक, उत्तक से बनता है अंग, और अंग से अंग तंत्र, अंग तंत्र से क्या बनता है, पूरा शरीर का निर्माण होता है। तो ऐसे ही क्या होता है, यहाँ पे इसका निर्माण होता है। ठीक है, अब हम आगे समझेंगे कोशिकाओं में विविधता यानी डाइवर्सिटी इन सेल्स। क्या होता है ये, कोशिकाओं में विविधता क्यों होता है, कैसे होता है, तो यहाँ समझेंगे। कह रहे कि सभी जीवों की कोशिकाएं एक जैसी नहीं होती है। सब जो जीव है उसको में एक जैसा कोशिका नहीं होता है ना। उसमें आकार, प्रकार और संख्या में क्या होता है, अलग अलग होता है। उसमें संख्या क्या होता है, अलग अलग होता है। कुछ छोटे जीव केवल एक ही कोशिका से बने होते हैं, जैसे जैसे पीछे बताएं कि कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे अमीबा और पैरामीशियम, ये सब क्या है, कोशिकीय जीव है, ये सब बता दिए। वही कुछ बड़े जीव जो होते हैं उसमें लाखों कोशिकाओं बने होते हैं, जिसको बहुकोशिकीय कहते हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मनुष्य, गाय, पेड़ पौधे, ये सब जो है पेड़ पौधे क्या है, बहुकोशिकीय है। बात समझ में आया आपको, यहाँ तक क्लियर है ना। तो देखिए यहाँ पे बताया कि मनुष्य के शरीर का उदाहरण अगर लें तो अगर कोई 50 केजी का अगर आदमी है तो उसको क्या करेंगे, उसको उसके शरीर में कितना कोशिका होगा, देखिए। तो उसको गुना कर दीजिएगा 50 गुने 10 के पावर 15 से, तो उसमें कितना आ जाएगा, 50 लाख करोड़। 50 लाख करोड़ यानी 50 केजी के वो शरीर का अगर कोई व्यक्ति है तो उसमें 50 करोड़ कोशिका पाया जाएगा। को समझ में आ रहा है कितना सारा हो गया, 50 करोड़, है ना। मतलब कुछ कह नहीं सकते हैं। ठीक है, यानी आसान भाषा में समझेंगे यही कि जीवों की कोशिकाएं अलग अलग आकार और संख्या में होती है। छोटे जीव के एक कोशिका से बने होते हैं, और बड़े जो जीव होते हैं उसमें असंख्य कोशिकाएं होती है और असंख्य कोशिकाओं से बना होता है ना। तो ये रहा इंट्रोडक्शन कोशिका के बारे में। अब आगे हम समझेंगे इसके बारे में डिटेल से, और है ना। तो वीडियो को अंत तक देखिए, देखते रहिए और लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है ना। कमेंट जरूर कीजिए, है ना, ताकि हमको ये पता चले कि हम क्या बता रहे हैं। अब यहाँ समझिए कि कोशिका की खोज समझेंगे, सेल ऑफ डिस्कवरी, कोशिका की खोज किसने किया, कैसे किया, यहाँ सब देखेंगे। ठीक है, तो कोशिका की खोज सबसे पहले 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना। जो क्या था, एक अंग्रेज वैज्ञानिक था। इन्होंने ही सबसे पहले, रॉबर्ट हुक ने ही सबसे पहले क्या किया था, कोशिका को देखा था या समझा था और यह खोजा था। इन्होंने क्या किया था, खुद से बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से इस्तेमाल करके कोशिका को देखा था। अपने बनाए हुए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से, माइक्रोस्कोप से बनाए हुए अपने, उसी से देखा और ये बताया कि ये क्या कोशिका है। उन्होंने सबसे पहले क्या देखा था, कॉर्क में यानी पेड़ की छाल का टुकड़ा को अपने सूक्ष्मदर्शी से देखा। उसमें छोटी छोटी खोखले जगह दिखी, है ना। उस क्या था, वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिख रही थी। इन छोटी इकाइयों को ही रॉबर्ट हुक ने क्या दिया था, सेल यानी कोशिका का नाम दिया था, है ना। तो पेड़ की छालों में देखा था इन्होंने, और मरे हुए कोशिका को देखा था, जिसमें क्या था, छोटा छोटा छिद्र था, और उसी छिद्र को इन्होंने क्या किया, कोशिका यानी सेल का नाम दिया था। और इसके बाद बहुत सारा वैज्ञानिक आए और इसकी खोज के लिए दिमाग लगाने लगे, और आज भी इसके लिए नई नई क्या होती है, नई नई बातें बताई जाती है और स्टडी अभी भी किए जाते हैं, है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कोशिका की खोज किसने और कैसे किया, यहाँ तक क्लियर होगा। आगे समझिए, है ना। देखिए यहाँ पे आसान समझ लिए कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका को देखा और उसका नाम दिया था, है ना। यही इतना इसका है रॉबर्ट हुक के बारे में। अब कोशिका का स्टडी आगे चलते गया, है ना। बहुत सारे लोग आए, जैसे सबसे पहले तो 1665 में रॉबर्ट हुक ने माइक्रोस्कोप बनाया और कॉर्क की पतली काट से मधुमक्खी के छत्ते जैसी छोटी छोटी कोठरियां देखी। इन्हें उन्होंने क्या दिया, सेल यानी कोशिका का नाम दिया था। उसके बाद आता है 1674 में इन्होंने ल्यूवेन हॉक ने उन्नत यानी अच्छा एक माइक्रोस्कोप बनाया और बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ जैसी स्वतंत्र कोशिकाएं देखा, है ना। इसके बाद 1831 में रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिका के बीच गोलाकार रचना और केंद्रक यानी न्यूक्लियस कहा। उसके बाद 1839 में पुरकिंजे ने कोशिका के अंदर पाए जाने वाले द्रव को प्रोटोप्लाज्म का नाम दिया था। वहीं 1938 से 39 में स्लाइडेन और स्वान ने बताया कि पौधे और जानवरों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसे कोशिका सिद्धांत कहा था। उसके बाद 1855 में बिरजो ने
कहा कि नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है, बनता है, यानी जो पुराना कोशिका होता है तो पुराना कोशिका से ही बनता है, नया कोशिका बनता है, पुरानी कोशिकाएं से जुड़कर ही क्या बनती है, नई कोशिकाएं का निर्माण होता है ना। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ उसके बाद आता है आगे 1861 में मैक्स शुल्ज ने बताया कि कोशिका प्रोटोप्लाज्म और केंद्रक से बनी होती है ना। ये कौन बताया था, मैक्स शुल्ज ने बताया था। क्या बताया था कि कोशिका जो है प्रोटोप्लाज्म से और केंद्रक से बना होता है। उसके बाद 1884 में स्ट्रासबर्गर ने कहा कि केंद्रक वंशानुगति में भाग लेता है, यानी वंशानुगति में क्या लेता है, जो ये केंद्रक है जो भाग लेता है। और वहीं 1931 में एम नॉल और ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया और जिससे कोशिका का और गहराई से अध्ययन किया। यानी सबसे बढ़िया जो स्टडी इसका हुआ है ना, अध्ययन हुआ, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से। तो इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से ही एम नॉल और ई रस्का ने सबसे अच्छा से कोशिका के बारे में अध्ययन करके बताया और समझाया, है ना। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। यहाँ तक अगर क्लियर है तो हमको लाइक और हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना, कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये रहा आपको संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, है ना, जिसके माध्यम से क्या होता है कि आप किसी भी छोटे जीव को यहाँ से देख सकते हैं। इसमें एक केंद्रक नेत्रिका लेंस होता है, नेत्रिका लेंस, इसी यहीं से हम नेत्र के माध्यम से यहाँ पे अभिदृश्यक लेंस पे रख करके किसी भी जीव को हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना। तो ये होता है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, जो कि आपको स्कूल में इसको दिखाया जाएगा। अगर आप टीचर को बोलेंगे तो आपको ये संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वहां पे दिखाएंगे और अमीबा और जो पैरामीशियम होता है वैसे जीवों को भी वहां पे उन लोग दिखाते हैं, ठीक है। तो ये आपका रहा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। वहीं प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं जो है इस प्रकार से देखा गया था माइक्रोस्कोप से, यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी से इस प्रकार से देखा गया था कि छोटे छोटे क्या थे, छिद्र थे, यानी सेल थे, है ना। तो ये प्याज की झिल्ली में आपको दिख जाएंगे। जो प्याज की एकदम पतली एकदम होती है, प्लास्टिक जैसी, वही ये वाला होती है, ठीक है। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ देखिए मनुष्य की रक्त कोशिकाएं हैं, है ना, जिसमें आरबीसी है, प्लेटलेट्स है, लिम्फोसाइट्स है और ग्रेनुलोसाइट है ना। तो ये है क्या, मनुष्य की रक्त कोशिकाएं यानी खून की कोशिकाएं हैं यहाँ पे, जो इस प्रकार से हमारी खून में दिखता है। अगर खून को आप देखेंगे माइक्रोस्कोप से तो इसी प्रकार से आपको दिखेगा, है ना, जो आपको माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखेगा। तो ये खून है ना, मतलब ब्लड है जो ऐसा दिखता है आपका, है ना, माइक्रोस्कोप से, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब समझिए आगे कोशिका की संरचना के बारे में ना, स्ट्रक्चर ऑफ सेल के बारे में, कि कोशिका का संरचना कैसे हुआ, स्ट्रक्चर इसका कैसे बना, है ना। तो कोशिका के अध्ययन को आसान भाषा में समझने आसान बनाने के लिए इसे मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया। कोशिका को अध्ययन के लिए, पढ़ाई के लिए, स्टडी के लिए इसको मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा। कितने भागों में, तो 3 भागों में बांटा। पहला था कोशिका झिल्ली, दूसरा था कोशिका द्रव और तीसरा था आपका केंद्रक, है ना। ये 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले समझ लेते हैं कोशिका झिल्ली के बारे में, ठीक है। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना, क्या कहते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, यह कोशिका के चारों ओर पाया जाता है ना। जो कोशिका झिल्ली होता है, कोशिका क्या होता है, चारों ओर पाया जाता है और यह पतली परत होती है। इसमें क्या होती है, यह एक पतली परत होती है जो कोशिका को क्या करती है, बाहर से ढक करके रखती है। इसका काम क्या होता है, कोशिका को सुरक्षा देना और अंदर बाहर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रित करना होता है ना। तो कोशिका झिल्ली का ये काम होता है। वही कोशिका द्रव, जिसको क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। यह कोशिका के अंदर पाया जाता है, पाया जाने वाला एक तरल पदार्थ है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है। और इसमें कोई कई छोटे छोटे अंगक होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, है ना, ये सब होते हैं और जो अलग अलग काम करते हैं। इसे कोशिका का कार्यस्थल भी कहा जाता है ना। किसको, तो कोशिका द्रव को। कोशिका द्रव को क्या कहा जाता है, तो कार्यस्थल कहा जाता है, कोशिका का कार्यस्थल कहा जाता है। वही केंद्रक जो होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियस, यह कोशिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है और यह कोशिका के बीच में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाता है, कोशिका के बीच में, जो हम आपको पिक्चर में दिखाएंगे आगे, है ना। और कोशिका की सभी गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करने का काम करता है। इसे कोशिका का नियंत्रण कक्ष, नियंत्रण केंद्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये क्या करता है, कोशिका जो क्या कहता है, गतिविधियों को, यानी कोशिका के जितने भी गतिविधि होता है उसको नियंत्रित करने का काम करता है कौन, केंद्रक, ठीक है। तो यानी यहाँ आसान भाषा में यही समझना है कि कोशिका 3 मुख्य भागों से बनी होती है, जिसमें बाहर से झिल्ली, अंदर तरल पदार्थ और बीच में एक केंद्रक होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, कोशिका की संरचना में आपको समझ आ गया होगा, है ना। इतना
इतना से ज्यादा आपको याद करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया है तो बहुत है। ठीक है, आगे समझिए। जैसे यहाँ देखिए पादप कोशिका हो गया, पादप कोशिका में क्या क्या होता है, तो देखिए इसमें केंद्रक दिया गया है ना, यहाँ पे केंद्रक है। यहाँ देखिए माइट्रोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, कोशिका भीति हो गया, है ना, ये सब आप देख सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यहाँ यहाँ टोनोप्लास्ट है ना, यहाँ आगे आपका क्रोमोसोम्स हो गया, गाल्गी उपकरण, कोशिका द्रव, ये सब आपको देख लेना है कि कहाँ किस प्रकार से है। केंद्रक सबसे बीच में होता है। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। यहाँ ये जंतु कोशिका हो गया। देखिए पादप जो कोशिका होता है, जो पेड़ पौधे को कहा जाता है, पादप कोशिका पेड़ पौधों को कहा जाता है। तो पेड़ पौधे में ये होने वाले इस तरीके से हैं। वहीं क्या है, आप पादप जंतु कोशिका है, तो जंतु कोशिका में भी देखिए यहाँ पे केंद्रिका होता है, यानी बीच में। ठीक है, इसको केंद्रिका बोलते हैं। राइबोसोम है, इसमें भी केंद्रक झिल्ली पाया जाता है, केंद्रक छिद्र पाया जाता है, लाइसोसोम पाया जाता है, सेंट्रोसोम, गाल्गी उपकरण, है ना, कोशिका झिल्ली, है ना, गाल्गी काय हो गया यहाँ पे आपका, है ना, कोशिका द्रव होता है इधर। इसी प्रकार से माइट्रोकॉन्ड्रिया, चिकनी अंतःप्रदिजालिका होता है, केंद्रक द्रव, है। इस प्रकार से यहाँ पे ये होता है क्या, जंतु कोशिका में यानी जीवों में होता है। ठीक है, इस प्रकार से आगे अब समझते हैं, है ना, एक एक करके कि कोशिका झिल्ली क्या होता है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। इसको किसे कहते हैं, क्या है ये समझिए। तो कोशिका के चारों तरफ एक बहुत पतली और लचीली झिल्ली होती है ना। कोशिका के चारों तरफ क्या होता है, पतली और लचीला झिल्ली होता है। उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं, है ना। जो क्या होता है, कोशिका के चारों तरफ बहुत पतला रहता है और बहुत ही लचीला होता है, उसी को हम कोशिका झिल्ली कहेंगे। ठीक है, यह कोशिका झिल्ली को सही आकार देती है। जो कोशिका होता है, कोशिका या जो झिल्ली है, कोशिका को क्या करता है, सही आकार देने का काम करता है। कौन, कोशिका झिल्ली, और उसे मजबूत बनाए रखती है। इसके अलावा यह झिल्ली यह भी तय करती है कि कौन सी चीजों को कोशिका के अंदर जा सकती है ना, कौन सा चीज जो है कोशिका के अंदर जाएगा और कौन नहीं जाएगा, है ना। तो ये यही तय करता है ना। बात समझ में आ गई। इसके बाद यहाँ समझिए कोशिका भित्ति यानी सेल वॉल, ये क्या होता है, तो पौधों की कोशिकाओं के चारों ओर एक छोटी और मजबूत परत होती है, उसी को कहता है कोशिका भित्ति, है ना। बात समझ में आ गया। जो पेड़ पौधे में क्या होता है, पेड़ों में कोशिका के चारों ओर क्या होता है, मोटी और मजबूत परत होती है, उसी को हम कोशिका भित्ति कहते हैं। यह जो होता है यह मुख्य रूप से सेलुलोज से बनी होती है। कौन, जो कोशिका भित्ति होती है, किससे बना होता है, तो सेलुलोज से बना होता है। और यह कोशिका के सही आकार देती है, सुरक्षा प्रदान करती है और उसे सूखने से बचाती है ना। बात समझ में आ गया। वहीं समझिए कोशिका जो द्रव होता है, जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, यह क्या होता है, तो कोशिका का वह भाग होता है जो कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच में भरा होता है ना, केंद्रक के बीच भरा होता है कोशिका द्रव, है ना, कोशिका द्रव। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। यानी ये क्या होता है, ये कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच भरा होता है, केंद्र कोशिका द्रव भरा होता है, उसी को हम बोलते हैं कोशिका द्रव कहते हैं। या क्या होता है, गाढ़ा, पारदर्शी और चिपचिपा पदार्थ होता है, और इसमें कई तरह की चीजें जैसे कोशिका के छोटे अंग पाया जाता है ना। तो ये हो गया कोशिका द्रव, है ना। यहाँ कह सकते हैं यानी एक नोट में कि सेलुलोज एक कठिन पदार्थ है जो कोशिका को मजबूत बनाता है और उसका आकार बनाए रखता है। ठीक है, सेलुलोज क्या होता है, जो होता है कठिन पदार्थ होता है जो कोशिका को मजबूत बनाता है और उसका आकार बनाने में मदद करता है ना। यहाँ तक आपको अगर कोई दिक्कत है तो फिर हमको कमेंट करके बताइए, अगर कोई ऐसा टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो। ठीक है ना। आगे समझते जाइए, ध्यान से वीडियो को देखते जाइए। आगे है कोशिका द्रव में पाई जाने वाली रचना, है ना, जिसको साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कहते हैं, ईआर, इसको याद रखिएगा हमेशा। ईआर हो गया एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना। इसको हमेशा आगे हम इसी को शॉर्ट में लिखेंगे। ठीक है, कोशिका के द्रव साइटोप्लाज्म में बहुत छोटी झिल्ली वाली और शाखाओं वाली नलिकाएं का जाल होता है, जिसे हम अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। अंतःप्रद्रवी जालिका क्या होता है, तो कोशिका के द्रव में बहुत छोटी झिल्ली और बाली और शाखाओं वाली नलिकाओं होता है ना, नलिकाओं का जाल होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं, है ना। यह कितने, दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, अंतःप्रद्रव्य जालिका दो प्रकार का होता है। पहला होता है चिकनी अंतःप्रद्रव्य जालिका, जिसको बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, जिसको हम एसीआर कहते हैं। इसको भी याद रखिएगा एसीआर से, क्योंकि शॉर्ट में ही आगे हम बोलेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में चिकनी अंतः
प्रद्रवी जालिका, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एसीआर, इसकी सतह पर कोई कण नहीं होता है ना, ये चिकना होता है, ठीक है। वहीं दूसरा जो होता है खुरदरा होता है ना, खुरदरी अंतःप्रद्रजालिका होता है, जिसको बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, इसको RER बोलते हैं, रेर, है ना, RER से याद रखेंगे, है ना, RER से याद रखेंगे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसकी सतह पर छोटे छोटे क्या होता है, कण होता है, छोटे छोटे कण होता है, उसी कण को हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम कहते हैं, है ना, उसको कौन क्या कहते हैं, राइबोसोम कहते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे सरल शब्द में यही समझ लीजिए कि जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है कोशिका के भीतर बनने बनाने और ले जाने का रास्ता है, और चिकनी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम बिना कणों वाली है, और खुरदरी एंडोप्लाज्मिक राइबोसोम वाले कणों के साथ प्रोटीन बनाने में मदद करती है ना। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, है ना। अब आगे हम लोग समझते हैं, आगे है अंतःप्रद्रजालिका यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, है ना, ER। ये क्या होता है कि जो ER के अंदर सामग्री और संदेश ले जाने का काम करता है, यानी बोला एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम कूलम जो होता है इसके सामग्री, यानी कोई कोशिका के अंदर क्या करता है, कोई सामग्री और संदेश ले जाने का काम करता है, कौन, अंतःप्रद्रजालिका जो होता है, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो ER होता है, ठीक है। और चिकनी ER जो होता है बोला है कि बसा और कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करती है ना। चिकनी ER यानी ACR बसा और कोलेस्ट्रॉल बनाने में मदद करती है। ER क्या करता है, कोशिका को सुदृढ़ और सहारा देती है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है ये वाला क्या कहते हैं, कोशिका को सुदृढ़ और सहारा देती है। वहीं जब कोशिका बढ़ती है तो ER कोशिका प्लेट और केंद्रक झिल्ली बनाने में मदद करती है, ठीक है। तो ये इसका काम है एक तरीके से। वही ये पांचवा खुरदरी ER RER प्रोटीन बनाने में मदद करती है। जो ER है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, वो क्या करता है, प्रोटीन बनाने में मदद करता है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी ER जो होता है कोशिका के लिए सफर, निर्माण और सहारा का काम करती है, यानी एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम जो होती है कोशिका के लिए एक सफर और निर्माण और सहारा का काम करता है एक तरीके से, ठीक है। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे समझिए राइबोसोम और गाल्गी उपकरण। ये क्या होता है राइबोसोम और गाल्गी उपकरण, तो ये होता है राइबोसोम और गाल्गी उपकरण कोशिका के महत्वपूर्ण अंग है, जो कोशिका के जीवन और कार्यों में विशेष भूमिका निभाता है, ठीक है। राइबोसोम और गाल्गी उपकरण क्या है, तो राइबोसोम और गाल्गी उपकरण कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है, कोशिका का एक महत्वपूर्ण अंग है। क्या करता है, जो अंग है वो क्या करता है, जो कोशिका के जीवन और कार्यों में विशेष भूमिका निभाता है, कोशिका के जीवन में क्या करता है, एक बहुत ही विशेष भूमिका निभाता है कार्य करने में, ठीक है ना। वही राइबोसोम क्या होता है, राइबोसोम छोटे छोटे कण होता है जो कोशिका के भीतर पाए जाते हैं। राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो कोशिका के भीतर पाया जाता है। वहां कोशिका के भीतर पाए जाने वाले होते हैं राइबोसोम। इसका मुख्य कार्य प्रोटीन बनाना होता है। क्या करता है, जो राइबोसोम होता है प्रोटीन बनाने का कार्य करता है कोशिका में। प्रोटीन कोशिका के विकास, मरम्मत और अन्य जीवन प्रक्रियाओं के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं, और राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की मशीन की तरह काम करते हैं, जिससे कोशिका अपनी जरूरत के अनुसार आवश्यक प्रोटीन तैयार कर पाती है ना। तो ये इसका काम है। वहीं गाल्गी उपकरण समझिए, जिसको गाल्गी अप्रोप्रिएट्स को कहते हैं, है ना, अप्रोप्रिएट्स। ये क्या होता है, एक छोटी मुड़ी हुई छड़ी जैसी संरचना होती है, बनावट होती है, जो केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। कहाँ पाया जाता है गाल्गी उपकरण, तो यूकैरियोटिक कोशिका में सिर्फ पाया जाता है। और एक ऐसा होता है छड़ी हुई मुड़ा हुआ छड़ देखे है ना, उसी प्रकार से इसका आकार होता है, निर्माण होता है, ठीक है। मतलब इसकी संरचना होती है, बनावट होती है। यह कोशिका में बने पदार्थों को संगठित करके बाहर भेजने का काम करता है। जितने भी पदार्थ उसमें संगठित रहते हैं उसको बाहर भेजने का काम रहता है गाल्गी उपकरण का, ठीक है। इसके अलावा जब कोशिका विभाजित होती है तो गाल्गी उपकरण कोशिका प्लेट बनाने में भी मदद करता है। तो ये इसका काम है गाल्गी उपकरण के बारे में, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत नहीं होगा, अब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत ही बेहतरीन और सरल भाषा में आपको बता रहा हूँ, है ना। यहाँ इससे बढ़िया और कोई आपको नोट्स नहीं मिलेगा। अगर इसका नोट्स आपको चाहिए तो हमको जल्दी से कमेंट करेंगे, है ना, हम आपको नोट्स इसका प्रोवाइड करवा देंगे। अब आगे समझिए, है ना, आगे समझते हैं। तो यहाँ है कि सरल शब्द में इसको समझ लेते हैं कि राइबोसोम कोशिका के लिए सबसे जरूरी प्रोटीन बनाते हैं, और गाल्गी उपकरण उन पदार्थों को व्यवस्थित करके कोशिका के बाहर भेजने का काम करता है। ये दोनों अंग मिलकर कोशिका को स्वस्थ, सक्रिय और कार्य सक्षम बनाने में मदद करते हैं, बनाए रखते हैं, है ना। तो ये इसका
काम है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे समझिए लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या होता है? तो लाइसोसोम कोशिका का एक बहुत ही सूक्ष्म अंग है जो थैली के आकार का होता है। इसके अंदर विशेष प्रकार के एंजाइम भरे होते हैं, है ना। और ये कोशिका के एक प्रकार का सफाई तंत्र का काम करता है। कोशिका का क्या करता है? सफाई तंत्र का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों और बाहरी पदार्थों को पचा देता है। जो भी बाहरी कण होता है छोटा बड़ा, उस सब को क्या करता है? लाइसोसोम पचा देता है और छोटे छोटे उपयोगी हिस्सों में बदल देता है। इसके अलावा यह क्या होता है? कोशिका को जीवाणु और वायरस से भी बचाता है। तो कोशिका को जो जीवाणु और वायरस से बचाने वाला होता है वो कौन होता है? लाइसोसोम होता है। जिससे शरीर क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। यानी शरीर को सुरक्षित करने के लिए हमको कोशिका को डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म अंग होता है कोशिका, ये सॉरी लाइसोसोम, इसलिए इसको बचाना बहुत अच्छा बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वायरस और जीवाणु को भी क्या करता है? मतलब शरीर को सुरक्षित रखने का काम करता है। ठीक है, तो यहां तक ये लाइसोसोम आपको समझ आ गया होगा। अब समझिए आगे, है ना, कि लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि यह कोशिका के पुराने या क्षतिग्रस्त हिस्सों को क्या करता है? नष्ट कर देता है। जो भी क्षतिग्रस्त रहेगा या फिर पुराना रहेगा उसको खत्म करने का काम करता है। कौन? लाइसोसोम। जब किसी कोशिका का हिस्सा काम करना बंद कर देता है या खराब हो जाता है तो लाइसोसोम उसे तोड़कर हटाता है। इस प्रकार लाइसोसोम कोशिका का स्वच्छता, सुरक्षा और मरम्मत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। तो ये रहा कि लाइसोसोम के बारे में, है ना। यानी कहा जा सकता है सरल शब्दों में कि लाइसोसोम कोशिका का छोटा लेकिन बहुत उपयोगी अंग है जो कोशिका को साफ, सुरक्षित और स्वस्थ बनाए रखता है। ठीक है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ये भी समझ आ गया होगा टॉपिक। अब समझिए माइटोकॉन्ड्रिया, जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में, हमेशा पूछे जाने वाले ये है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली एक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है ना। ये छोटे छोटे धागे जैसे दानेदार या गोलाकार रूप में दिखाई देता है ना। इसकी बनावट ऐसी होती है कि छोटे छोटे धागे जैसा होता है, दानेदार और गोलाकार रूप में दिखाई देता है। और जंतु कोशिकाओं में बहुत सारे पाए जाते हैं, है ना। जंतु कोशिका में क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारा पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया मुख्य काम खाने को तोड़कर ऊर्जा तैयार करना है ना। जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो काम है मुख्य रूप से वो क्या काम करना है? तो जो भी खाना होता है ना, काम खाने को क्या करता है? तोड़ करके उसको ऊर्जा में बदलता है ना। और जिससे इसमें विशेष एंजाइम होता है जो भोजन में मौजूद पदार्थों को ऑक्सीजन की मदद से पूरी तरह से तोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है, यानी ऊर्जा निकलता है, जो ऊर्जा हमको मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एटीपी यानी एडोसोइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में कोशिका इस्तेमाल करती है। जो कोशिका होता है इसको एटीपी के रूप में इसको इस्तेमाल करता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपको माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। यानी सरल शब्द में समझ लीजिए कि माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है कोशिका की ऊर्जा कारखाना कहा जाता है ना। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका क्या है? ऊर्जा खाना, यानी किसी अगर कोशिका को ऊर्जा चाहिए तो क्या है? यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया ही उसको देगा ऊर्जा, है ना। इसलिए ऊर्जा खाना कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया का, क्योंकि यह भोजन से ऊर्जा बनाकर कोशिका के सभी कामों के लिए उपलब्ध कराता है ना। बात समझ में आ गया? तो क्या करता है? भोजन से ऊर्जा बनाने का काम जो होता है कौन होता है? करता है तो माइटोकॉन्ड्रिया करता है। और सभी कामों के लिए क्या करता है? कोशिका उसका उस ऊर्जा का उपयोग करता है। ठीक है, आई होप आपको ये भी माइटोकॉन्ड्रिया समझ में आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया का आप यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। आंतरिक संरचना का चित्र है और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी संरचना का चित्र है, जो इस प्रकार से आपको दिखता है इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी द्वारा। और आपका यहाँ पे जो है माइटोकॉन्ड्रिया को दिखाया गया है ना। अंततः इसमें झिल्ली होता है और ये बाहरी झिल्ली होता है। इसमें क्रिस्टी है यहाँ पे और इसको मैट्रिक्स है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रहा आपका पिक्चर, है ना। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो आपको देते रहेंगे और नोट्स प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे समझिए लवक का। लवक यानी प्लास्टिड। लवक केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाने वाला होता है और कोशिका द्रव्य में बिखरा रहता है। इसका आकार अंडाकार या गोलाकार होता है। लवक जो होता है क्या होता है? ये अंडाकार या गोलाकार होता है। लवक 3 प्रकार के होते हैं। लवक कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। पहला होता है अवर्णी लवक, दूसरा होता है वर्णी लवक और तीसरा हरित लवक, है ना।
तो पहला समझ लेते हैं क्या है अवर्णीय लवक। ये क्या होता है, यह रंगीन या सफेद होता है और मुख्य रूप से जड़ की कोशिकाओं में पाया जाता है। इसका काम खाद्य या पौष्टिक पदार्थ जमा करना होता है। तो अवर्णीय लवक आपको समझ में आ गया है ना। इसका मुख्य काम जो है क्या है, खाद्य या पौष्टिक पदार्थों का जमा करना है ना। तो इसको ये याद रखना है। दूसरा समझिए वर्णीय लवक। ये क्या होता है, तो यह लवक रंगीन होता है और फूलों और बीजों को रंग देने का काम करता है। वर्णी लवक, फूलों या जो होता है, फूल या बीज जो होता है उसका रंग देने का काम कौन करता है, वर्णी लवक काम करता है। हरित लवक क्या होता है, हरी लवक क्या होता है, इसको क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। हरा लवक जो होता है ना, यह हरा लवक होता है और इसके कारण पत्तियां हरी दिखाई देती है। हरा दिखने का कारण क्या होता है, हरित लवक, यानी हरी लवक के कारण ये पत्तियां हरा दिखता है। और यह भोजन बनाने का यानी फोटोसिंथेसिस में क्या करता है, मदद करता है। कौन, हरी लवक जो होता है ना। अगर सरल शब्द में समझ कहें तो लवक पौधे को भोजन बनाने, रंग देने और पोषण जमा करने का काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा। अब आगे समझते हैं रसधानी है ना, तारकाय और माइट्रो ट्रिब्यूनल्स है ना, इसको समझ लेते हैं ये क्या होता है। तो रसधानी सबसे पहले समझ लेते हैं। रसधानी तो ये क्या होता है, कोशिका की रसधानी एक झिल्ली से घिरी होती है। जो कोशिका की रसधानी होता है क्या होता है, झिल्ली से घिरा हुआ होता है और इसके अंदर ठोस या तरल पदार्थ भरे रहते हैं, जिसे हम कोशिका रस कहते हैं। कोशिका रस किसे कहते हैं, तो इसके अंदर एक ठोस या तरल पदार्थ भरा रहता है, उसी को हम क्या कहते हैं, कोशिका रस कहते हैं। यानी रसधानी का काम क्या है, कोशिका में जल संतुलन बनाए रखना और पौधे की कोशिकाओं को कठोरता देना, इसका रसधानी का काम होता है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। आगे समझिए तारकाय। तारकाय क्या है, तारकाय एक बेलन जैसी रचना होती है। बेलन देखे है ना, उसी प्रकार की सी बनावट होती है और यह केंद्रक के पास पाई जाती है। इसका मुख्य काम क्या है, तो मुख्य काम कोशिका विभाजन में मदद करना है ना। कोशिका को विभाजन अगर करना है, बांटना है, तो ये मदद करता है। इसे कोशिका का प्रचलन अंगक भी कहा जाता है। कोशिका का प्रचलन अंगक किसे कहा जाता है, तो आपको कह सकते हैं कि तारकाय को कहा जाता है। क्या, तारकाय को कहा जाता है प्रचलन अंगक, है ना। अब समझिए माइक्रोट्रिब्यूनल्स। ये क्या होता है, तो माइक्रोट्रिब्यूनल्स छोटी छोटी नलिकाओं जैसी संरचनाएं होती है जो कोशिका द्रव्य में पाई जाती है। ये कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल, सेट्रियोल और सिलिया के निर्माण में क्या करता है, मदद करता है ना, माइक्रोट्रिब्यूनल। आई होप आपको यहाँ तक भी समझ आ गया होगा। इसको सरल समझ लीजिए कि रसधानी कोशिकाओं को पानी और आकार देती है, तारकाय कोशिका को विभाजित करने में मदद करता है और माइक्रोट्रिब्यूनल जो होता है कोशिका के ढांचे और विभाजन के लिए जरूरी होता है ना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए, लाइक कीजिए वीडियो को और शेयर अपने दोस्तों को भी साथ कर दीजिए। और इसका पीडीएफ अगर चाहिए तो हमको कमेंट करके बताइए। ठीक है, अब आगे समझिए। आगे समझिए केंद्रक। केंद्रक क्या होता है, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में न्यूक्लियस, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो कोशिका के बीच में एक बड़ी गोलाकार, गोल और ठोस रचना होती है, जो कि हम पीछे आपको दिखाए थे केंद्रक को, है ना, जिसे केंद्रक कहते हैं, है ना। क्या होता है, एक बहुत ही कोशिका के बीच में एक बड़ी गोल और ठोस संरचना होता है, उसी को हम केंद्रक कहते हैं। यह सभी जीवित कोशिकाओं में पाया जाता है। केंद्रक जितने भी जीवित कोशिका होता है उसमें सब में केंद्रक पाया जाता है। केंद्रक के चारों ओर दो परतें वाली झिल्ली होती है, जिसे केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला कहते हैं, है ना, केंद्रक कला कहते हैं, है ना। इस झिल्ली में कई छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के माध्यम से केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है ना। आई होप आपको केंद्रक यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सरल शब्द में कहें तो केंद्रक कोशिका का नियंत्रण केंद्र है और यह कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करता है ना, और इस सभी पदार्थों का आदान प्रदान करता है ना। तो ये रहा केंद्रक का काम। ठीक है, और आपको समझ में आ गया होगा कि केंद्रक क्या है और इसका काम क्या है और क्या किसे कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए यहाँ केंद्रक की संरचना को अध्ययन की दृष्टि से तीन भागों में बांटा गया है। पहला केंद्रक झिल्ली, दूसरा केंद्रक द्रव्य और तीसरा केंद्रिका, जो कि आप यहाँ केंद्रक की संरचना को देख सकते हैं, है ना। इसमें क्या, केंद्रक झिल्ली यहाँ पे पाया गया है, केंद्रक द्रव्य है, केंद्रक छिद्र है, केंद्रिका है, क्रोमैटिक जालिका है, अंतःपरत जालिका है ना। तो ये इसमें ये केंद्रक का ये संरचना है, बनावट है इस प्रकार से, है ना। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई दिक्कत होता है तो आप हमको कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब समझिए केंद्रक झिल्ली को। केंद्रक झिल्ली जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, है ना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। केंद्रक झिल्ली क्या होता है, तो केंद्रक के चारों ओर दो परतों वाली झिल्ली होती है, जिसे हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं।
क्या बोला गया, केंद्रक के चारों ओर दो परतों वाली झिल्ली होती है जिसको हम केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यह केंद्रक झिल्ली केंद्रक को सही आकार देती है और इसमें कई छिद्र होते हैं। इन छिद्रों को केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। तो ये केंद्रक झिल्ली के बारे में है कि केंद्रक झिल्ली में केंद्रक द्रव और कोशिका द्रव के बीच में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। इसी को हम क्या कहते हैं, केंद्रक झिल्ली में होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको केंद्रक झिल्ली समझ में आ गया है। उसके बाद समझिए केंद्रक द्रव, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक के अंदर गाढ़ा है ना अर्ध तरल द्रव भरा होता है। केंद्रक द्रव में क्या होता है, केंद्रक द्रव के अंदर में गाढ़ा अर्ध तरल भरा द्रव होता है जिसे केंद्रक द्रव कहते हैं, और यह केंद्रक के भीतर के सभी क्रियाओं के लिए जगह प्रदान करता है। जितने भी होता है केंद्रक के भीतर जितने भी क्रियाएं होती है उसके लिए जगह प्रदान करने का काम करता है कौन, केंद्रक द्रव करता है ना। तो यहाँ तक ये केंद्रक द्रव समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा समझिए केंद्रिका, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। ये क्या होता है, तो केंद्रक द्रव में एक छोटी अंडाकार रचना होती है जिसे केंद्रिका कहते हैं, और यह कोशिका विभाजन में क्या करता है, मदद करता है। कौन, केंद्रिका क्या करता है, तो कोशिका विभाजन में मदद करता है। केंद्रिका करता है कोशिका विभाजन को मदद करने में यानी बांटने में। ठीक है, और आरएनए बनाने का काम करती है कौन, केंद्रिका करती है। सरल शब्द में समझिएगा तो बोला है कि केंद्रक झिल्ली केंद्रक को सुरक्षा और आकार देती है। केंद्रक झिल्ली क्या करती है, केंद्रक को क्या करता है, सुरक्षा देता है और आकार देता है। वहीं केंद्रक द्रव जो होता है केंद्रक को क्या करता है, तरल भाग, और केंद्रिका आरएनए बनाने और कोशिका के बांटने का काम करती है ना। जो केंद्रिका होता है वो आरएनए बनाने और कोशिका के बांटने का काम करती है ना। केंद्रक सुरक्षा और आकार देती है, केंद्रक द्रव केंद्रक को तरल भाग, और केंद्रिका आरएनए बनाने और कोशिका को बांटने का काम करती है। तो यही इसका मेन मुख्य रूप से काम है। अब आगे समझते हैं गुणसूत्र, जिसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ही पूछा जाता है ना। तो गुणसूत्र क्या होता है, तो कोशिका के केंद्रक में लंबी और घुमावदार धागों जैसी संरचना होती है, जिसका स्ट्रक्चर होता है क्या होता है, लंबा होता है और घुमावदार धागा जैसा होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुणसूत्र कहते हैं। गुणसूत्र कोशिका में वंशानुगति जानकारी यानी डीएनए लेकर चलते हैं, है ना। गुणसूत्र के तीन मुख्य रूप से भाग होते हैं। पहला पेलिकल होता है, है ना। पेलिकल यह गुणसूत्र का सबसे बाहरी और छोटा हिस्सा होता है, और यह गुणसूत्र को घेरे रहता है। गुणसूत्र को घेरने का काम कौन करता है, तो पेलिकल करता है। वही मैट्रिक्स जो होता है, गुणसूत्र के अंदर जालीदार रचना होती है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। और जो आगे है ना, मैट्रिक्स में ही इसमें दो समानांतर कुंडलित धागे होते हैं जिन्हें अर्ध गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम कहते हैं ना। क्रोनेमा कहते हैं, है ना। तो ये हो गया। तीसरा है क्रोमैटिड्स क्या होता है, तो गुणसूत्र में लंबी घुमावदार रचना होती है जिसे क्रोमैटिड्स कहते हैं। इसमें दो या अधिक महीन कुंडली धागे जैसी होती है ना, जिसे क्रोमैटिनेटा कहा जाता है। तो ये रहा किसके बारे में, आपका गुणसूत्र के बारे में। गुणसूत्र को तीन भागों में बांटा गया है, पेलिकल, मैट्रिक्स और आपका क्रोमैटिड्स, है ना। तो इसके बारे में बता दिए, है ना। सरल शब्द में समझ लेते हैं कि गुणसूत्र कोशिका का डीएनए ले जाने वाला भाग है, और पेलिकल बाहरी हिस्सा है, मैट्रिक्स जालीदार संरचना है, और क्रोमैटिक्स धागों की घुमावदार संरचना है जो गुणसूत्र को पूरा बनाती है ना। तो ये रहा आपका किसके बारे में, ये रहा आपका गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, गुणसूत्र के बारे में आपको पूरा समझ में आ गया होगा। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, है ना। तो यहाँ देखिए क्रोमोसोम की संरचना, है ना। यहाँ है जो क्रोमोसोम की संरचना है। तो क्रोमोसोम की संरचना क्या होती है, जैसे इसमें क्या होता है, टेलोमियर होता है, पेलिकल है, मैट्रिक्स है, यहाँ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, क्रोमैटिना है, प्राइमरी ट्रांजिशन है, और सेंट्रोमियर है ना। तो इस प्रकार से इसकी क्या होता है, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर होती है, बनावट होती है ना। कोई दिक्कत नहीं है। यानी क्रोमोसोम यानी क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया, है ना। क्या हो गया, गुणसूत्र हो गया, गुणसूत्र है ना। इसको बोलते हैं क्रोमोसोम को। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे बढ़ते हैं। आगे है गुणसूत्रों की संख्या, जो कि पूछा जाता है हमको ऑब्जेक्टिव में, है ना। तो कोशिका के अंदर पाए जाने वाले गुणसूत्र क्रोमोसोम सभी जीवों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। गुणसूत्र वंशानुगत जानकारी यानी डीएनए रखते हैं, और यह तय करते हैं कि जीव का शरीर कैसा होगा।
प्रत्येक प्राणी या पौधे की कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अलग अलग होती है। जितने भी प्राणी या पौधे हैं सब में गुणसूत्र की संख्या अलग अलग होता है ना। जैसे उदाहरण के लिए मानव शरीर में कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी 23 जोड़ा पाया जाता है ना। मकई के पौधे में 20 गुणसूत्र होते हैं, टमाटर के पौधे में 24 और आलू के पौधे में 48 गुणसूत्र होते हैं। वहीं मेढक की कोशिकाओं में 64 गुणसूत्र पाया जाता है ना। तो ये क्या है, अलग अलग प्राणी और पौधे में क्या अलग अलग कोशिका का प्रकार आकार है ना। अलग अलग कोशिका की संख्या है, अलग अलग कोशिकाओं की गुणसूत्रों की संख्या है ना, गुणसूत्रों की संख्या है ना। तो ये रहा गुणसूत्र की संख्या के बारे में। आगे की गुणसूत्र की यह संख्या प्राणी या पौधे की विशेषताओं और विकास को नियंत्रित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक नई कोशिका में वही जानकारी पहुंचे जो कोशिका जो जीवन के लिए आवश्यक है ना। यानी सरल शब्द में समझेंगे तो कह सकते हैं कि गुणसूत्र किसी जीव का गुणात्मक कोड है जो उसकी पहचान, विकास और विशेषताओं को तय करते हैं। प्रत्येक प्राणी या पौधों में गुणसूत्रों की अलग संख्या होती है जो उसे अन्य जीवों से क्या करती है, अलग करती है या अलग बनाती है। ठीक है, तो ये रहा गुणसूत्र के बारे में, गुणसूत्र की संख्या के बारे में। आई होप आपको गुणसूत्र समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला टॉपिक को समझते हैं जो है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोटिक कोशिका क्या होती है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिका सबसे पुरानी और सरल कोशिकाएं होती है। इसका आकार छोटा होता है और इसमें केंद्रक नहीं होता है। इन कोशिकाओं में केवल एक गुणसूत्र पाया जाता है। इसके अलावा हरित लवक, माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी और अन्य झिल्ली वाली संरचनाएं नहीं होती है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका विखंडन इन बाइनरी फ्यूजन के माध्यम से विभाजित होती है। और ये क्या होता है, ये कोशिकाएं बैक्टीरिया और अन्य सूक्ष्म जीवों में पाया जाता है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिका, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। दूसरा समझिए यूकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं विकसित और जटिल होती है। इसका आकार बहुत बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। और इसमें केंद्रक मौजूद रहता है, इस जिसमें कई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, है ना। इसमें क्या होता है, बहुत सारा क्रोमोसोम पाया जाता है इलेक्ट्रॉनिक यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। ये क्या कहता है, सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं माइटोसिस या मीसाइसिस के माध्यम से विभाजित होती है। ये मानव, जानवर और पौधों में पाया जाता है। ठीक है, वहीं पदार्थों का आगे पढ़ेंगे परिवहन, है ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल। पौधों में पदार्थों में परिवहन कैसे होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। तो पदार्थों का परिवहन शरीर में जीवन के लिए बहुत आवश्यक है ना। पदार्थों के परिवहन में जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। इसका अर्थ है कि जरूरी पदार्थों को कोशिकाओं तक पहुंचाना और बेकार या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से बाहर निकालना। तो ये क्या होता है, पदार्थों का परिवहन होता है। यह प्रक्रिया कोशिकाओं और शरीर के हर हिस्से में होती है, जिससे शरीर सही तरीके से काम कर पाता है ना। अगर ये क्या होगा, बेकार और हानिकारक पदार्थ को हम बाहर नहीं करेंगे तो क्या होगा, हमारा शरीर अच्छे से काम नहीं करेगा। इसलिए पदार्थों का परिवहन बहुत ही जरूरी है। यहां समझिए विसरण या डिफ्यूजन। विसरण एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसमें गैस, तरल या घुले हुए पदार्थ अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर चले जाते हैं, है ना। यह प्रक्रिया बिना किसी ऊर्जा के अपने आप होती है और कोशिकाओं में कई पदार्थों के परिवहन में क्या करती है, मदद करती है। तो ये रहा विसरण, है ना। उसके बाद प्रसरण है। प्रसरण यानी ओस्मोसिस, है ना, इसको कहते हैं। प्रसरण एक विशेष प्रकार का विसरण है। इसमें जल या विलायक चयनात्मक या अर्धपरागम्य झिल्ली के माध्यम से होता है। अर्धपरागम्य मतलब जो पूरा पूरा दिखे नहीं, उसको बोलते हैं। ठीक है, झिल्ली केवल कुछ पदार्थों को ही पास होने देती है। झिल्ली जो होता है कुछ ही पदार्थों को पास होने देता है। और यह प्रक्रिया पौधे और जानवरों की कोशिकाओं में जल संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो ये रहा प्रसरण, और इसके साथ ही ये रहा वीडियो का एंड हो गया, है ना। तो आपको यहाँ तक पूरा वीडियो समझ आ गया होगा, है ना, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है और समझ आया है तो कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, है ना। कमेंट करना मत भूलें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, है ना। और तो प्यारे साथियों, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा। सबसे सबसे जरूरी प्यारे साथियों एक बात है कि अगर इसका इन सभी जो भी इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न हैं, हम उन सभी प्रश्नों का अगले वीडियो में करेंगे उसका उत्तर। तो वीडियो को
तो अगले वीडियो के लिए हमको जरूर कमेंट करें और इसका आंसर क्वेश्चन हम अगले वीडियो में करेंगे, इसलिए हम हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो इस चैप्टर के जितने भी प्रश्न होंगे हम अगले वीडियो में करेंगे, तो बने रहिए हमारे वीडियो में और चैनल को सब्सक्राइब